भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की दी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो। भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है। ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चला जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज, जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राज रानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है।
ममता राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर राजरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहाँ सामने मेरी रसोई है, तुम वहाँ जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राजरानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती है। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता महेंद्रनाथ के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सब